होता है जिसे हम बोलते हैं दिमाग, माइंड वो होता है जिसे हम बोलते हैं मन. टू पार्ट इन द माइंड, लाइक द फर्स्ट पार्ट इज द कॉन्शियस माइंड. 10%, 10 to 12% कॉन्शियस माइंड वर्क करता है. ओके. बट सबकॉन्शियस हमारा 90% वर्क करता है. जैसे ही एक थॉट हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाता है, वैसे ही वो 6000 मोर टाइम पावरफुल हो जाता है. 16 प्लस पर्सनैलिटीज इन साइकोलॉजी. इमोशनल सजेस्टिबल वो पर्सन होते हैं जिनका कंट्रोल केवल और केवल अपने इमोशंस पे रहता है. हम लोगों का कंट्रोल हमारी बॉडी पे रहता है. हम लोग अपनी फिजिकल अपीयरेंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं. हमारा पार्टनर हमारा सबसे बड़ा मिरर होता है, जो कि हमारी डार्कनेस को दिखाता है. क्या हुआ, वाइफ से लड़ाई होगी? कोई दिक्कत नहीं है, आजा शाम को बैठते हैं. ना टेंशन मत ले. हाँ जी, अक्सर हम यही तो करते हैं. जब हमारी अपने पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाती है तो हम स्केप मोड में आ जाते हैं. यानी कि हम चाहते हैं कि उस सिचुएशन से कैसे जल्दी से छुटकारा मिल जाए. लेकिन जितना आप उस सिचुएशन से दूर भागने की कोशिश करेंगे वो पेंडिंग हो जाएगी और कभी ना कभी फिर उस पर आपकी लड़ाई होगी. ये ज्ञान दिया मुझे श्रुति कपूर ने, जो मेरे साथ अभी स्टूडियो में. आपका बहुत बहुत स्वागत है. अपने बारे में बताइए कुछ. Thank you so much, Mohit. So my name is Shruti Kapoor. I am a certified clinical hypnotherapist, IMDHA, and I am a counseling psychologist as well. ये इतने भारी भारी जो टर्म आपने बोले हैं, कौन सा है जो जीवन में लोगों के काम आ रहा है? I think psychology is all about the mind, and we all have mind. तो जिसके पास दिमाग है उन सबके पास काम आ रहा है. लेकिन इन दिनों लोग इसी दिमाग से जंग ही नहीं जीत पा रहे. कई सारे आप केसेस सुनती हैं, डिवोर्स के हो जाते हैं. Yes. लोग अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे. कई सारे लोग तो शादी नहीं कर रहे डर के मारे. तो जब आप ये सब कुछ देखती हैं तो इसका क्या सोल्यूशन पाती हैं कि यार ये कर लेंगे लाइफ में तो शायद गड्डी आगे तक चल जाए? I think मुझे ऐसा लगता है कि it depends on the personality. It depends on the person. Okay. हमारी कंडीशनिंग ही रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. तो द मोमेंट वी अंडरस्टैंड आवर पार्टनर्स पर्सनैलिटी और समवंस पर्सनैलिटी, आई थिंक हम लोग के पास वो फ्री विल का ऑप्शन ज़रूर आ जाता है कि हमें करना क्या है, उस पर्सनैलिटी के साथ डील कैसे करना है या उसके साथ चलना कैसे. ओके, ये तो आगे जाके पता लगता है कि यार उसको डील कैसे करना है, ये सब करना है. बट आपको क्या लगता है कि परफेक्ट पार्टनर कौन होते हैं? अगर ये लोग आपस में मिल जाएं, इस तरीके के लोग, तो इनकी लाइफ बहुत परफेक्ट है. मोहित, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट नाम कुछ चीज़ होती नहीं है. ओके. मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टनर 100% परफेक्ट होता है, बिकॉज हम लोग अपने 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 इन्वायरमेंट से, अपनी अपनी कंडीशनिंग से पले बढ़े हैं. सो हम लोग उसी तरीके से अननोइंगली बिहेव करते हैं. नोइंगली कुछ चीज़ें हमें पता है. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट माइंड. ओके. हाउ माइंड वर्क एंड देन विल टॉक अबाउट दिस थिंग. ठीक है, बताइए. ये दिमाग जो लोगों के कंट्रोल में नहीं है, काम कैसे करता है? First of all, there is, people are not aware about, there is a difference between brain and mind. Okay. So brain वो होता है जिसे हम बोलते हैं दिमाग, but mind वो होता है जिसे हम बोलते हैं मन. अक्सर we used to say मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं करना, या मेरा मन. तो आज हम उस अवचेतन मन के बारे में ही बात करेंगे. Okay. So अगर हम माइंड की बात करें, there are two part in the mind. Like the first part is the conscious mind, जो कि केवल 10 to 12% वर्क करता है. Okay. It is like working as a receptionist. जो भी इंफॉर्मेशन आई उसे एज इट इज अडेप्ट किया. वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? हमारे 5 सेंसेस से आती है. एज इट इज उसने लिया, लाइक जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने महसूस किया, राइट. बट वो सारा जो कॉन्शियस माइंड की बात है वो हमारी सबकॉन्शियस में जाती है. Okay. और सबकॉन्शियस जो है वो 90% वर्क करता है. अच्छा, उसका पार्ट 10%, 10 to 12% कॉन्शियस माइंड वर्क करता है. ओके. बट सबकॉन्शियस हमारा 90% वर्क करता है. ग्रेट. 90% कैसे? लाइक जो भी हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है, उस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक क्रिटिकल फिल्टर होता है. वो फिल्टर रात में सोने से पहले ब्रेक होता है और कॉन्शियस माइंड की सारी इंफॉर्मेशन हमारी सबकॉन्शियस में जाती है. सबकॉन्शियस में एक थॉट जैसे ही जाता है वो 6000 मोर टाइम पावरफुल हो जाता है. ठीक है. सो सबकॉन्शियस में हमारे पास सीयर से आता है. सीयर, SEER. इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए. या सो S is equals to social, E is equals to education, E is equals to economic, and R is equals to religious. जो हम अपने environment से सीखते हैं, हम अपने religious से सीखते हैं, हम अपने education से सीखते हैं,
वो सारी कंडीशनिंग हमारी जो है वो सबकॉन्शियसली फिट हुई होती है और हम वैसे ही बिहेव करते हैं। जैसे ही एक थॉट हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाता है वैसे ही वो 6000 मोर टाइम पावरफुल हो जाता है। ओके ठीक है। सो कई बार हम अक्सर बोलते हैं कि यार मैं ये चाहता तो नहीं हूँ बट मैं ये कर देता हूँ या मुझसे ये हो जाता है। लॉट ऑफ हाँ, बहुत बार होता है ऐसा कि मतलब वो हमारी इच्छा ही नहीं है करेक्ट और वो हो जाता है, और कई बार हमें पता है कि हमें गलत कर रहे हैं फिर भी हम वो कर रहे होते हैं। करेक्ट। दैट मीन्स इट इज कमिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी कंडीशनिंग है, जो आपने अपने इन्वायरमेंट में देखा। कई बार हम अपने पेरेंट्स की तरह भी बिहेव करने लगते हैं। ओके दैट्स व्हाई वी आर बिहेविंग लाइक आवर पेरेंट्स, बिकॉज वो हमें फिटेड है, वो हमने बचपन से वो चीज़ देखी है। एंड सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल, एज आई टोल्ड यू, लाइक 6000 मोर टाइम पावरफुल। ये जो आपने बोला कि हम मम्मी पापा की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो मतलब ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ओके, गुड क्वेश्चन। सो हम लोग जब लाइक व्हेन वी बॉर्न, तो हम लोग केवल और केवल एक ही सोल पे ट्रस्ट करते हैं, वो हमारी मदर की। हमारा वो सेंटर होता है कि दिस इज आवर सेंटर पॉइंट, Right. हम केवल इसी को जानते हैं। जब बच्चे को आप किसी और को देते भी हो तो वो रोने लगता है, जबकि कॉन्शियसली बच्चा क्या अवेयर है, उसको तो पता ही नहीं है, बट वो क्यों ऐसा करता है? जस्ट बिकॉज वो फील करता है उस चीज को कि दिस इज माई सेंटर पॉइंट, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, राइट? बट जो हमारा सेकेंडरी केयर टेकर होता है, लाइक आवर फादर, तो व्हेन वी ग्रो अप स्लोली, तो हम अपने फादर को जैसे बिहेव करते हुए देखते हैं, अननोइंगली वी आर बिहेविंग लाइक दिस, क्योंकि हमें ये दिख जाता है अच्छा फीमेल्स के साथ ऐसा होना चाहिए, मेल्स के साथ ऐसा होना चाहिए। जो भी हमारा सेकेंडरी केयर टेकर होता है उसकी तरह हम अननोइंगली बिहेव करते हैं इन आवर रिलेशनशिप। ओके। या तो आपको जब आपके पास लोग आते हैं तो पहले आप ये देखते हैं कि ये तो मम्मी की तरह ज़्यादा हो या अपने पापा की तरह ज़्यादा हो? मी एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट, हाँ। आई ऑलवेज चेक फर्स्ट बच्चा कौन से नंबर का है। ओके। ट्रेट्स होते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रेट्स। चौथे वाले का बताओ। सो द फर्स्ट नंबर इज हीरोइज्म चाइल्ड। लाइक यू नो, बचपन से ही बोल दिया जाता है तू बड़ा है, तुझे देखना है हमारे बाद, यू नो, अक्सर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं। द सेकेंड चाइल्ड इज रिबेल चाइल्ड, वेरी रिबेलियस, ठीक है। द थर्ड चाइल्ड इज काइंड ऑफ इग्नोरिज्म, तो आई कैन नॉट से, बिकॉज अगेन इग्नोरिज्म एज इन कि ठीक है, चल रहा है, हो रहा है, मस्ती में, मजाक। अगर वो लास्ट वाला है और अगर वो लाडला हुआ कि ठीक है दिस इज द लास्ट चाइल्ड, तो आई थिंक या तो बहुत ज्यादा वो अटेंशन सीकर चाइल्ड होगा, या फिर वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इन बोथ केस कैन हैपन, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट कि हमें क्या एनवायरनमेंट से मिल रहा है। ओके। आप जिन केसेस को, मतलब जो भी क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं आपके पास, किस तरह के क्लाइंट ज़्यादा आते हैं? इन रिलेशनशिप वो मुझे समझ नहीं रहा, यू नो, बिग मिथ आई कैन से, वो मुझे समझ नहीं रहा। एंड आई थिंक ब्लेम गेम इज ऑल्सो अ बिग पार्ट इन अ रिलेशनशिप। ओके। या और आप उनको क्या सोल्यूशन देते हो? सी मोहित, मी एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट, हम लोग रिग्रेस वर्क करते हैं, रिग्रेशन वर्क करते हैं, Okay. हम लोग इनर चाइल्ड वर्क करते हैं। तो हम अपने वही चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेके और अडल्ट को जीवित कर देते हैं कि भैया यू एज एन अडल्ट टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। ओके। So like there are so many therapies to deal with the relationship, of course, but again it depends on the cases. Every case is unique, like हर एक केस यूनिक है। तो हर किसी की जो थेरेपी है वो अलग अलग होती है, मतलब Correct. ज़रूरी नहीं कि जो थेरेपी किसी के साथ हुई वो दूसरे पे सेट होती हो। Not at all. Every person is a unique. First of all, हमें person का suggestibility जाननी होती है। Like he's a emo person or she's a emo person or a physical person. ये क्या है? Okay. दो तरह के इंसान होते हैं। Yes. ओके। So in psychology there are so many personalities, 16 plus personalities in psychology. But let's talk about some major personality. In hypnotherapy, we talk about the emotional suggestible person, the physical suggestible person and the intellectual suggestible person. और एक वो personality होती है जो दोनों का mixture होता है, like the 50% emo and the 50% is physical. ओके। So let's talk about emotional suggestible. इमोशनल सजेस्टिबल वो पर्सन होते हैं जिनका कंट्रोल केवल और केवल अपने इमोशंस पे रहता है। ओके। वो अपने इमोशंस के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है? आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से, ओके। बट आई थिंक यस, इमोशनल पर्सन इज लाइक उनका कंट्रोल उनकी इमोशंस पे होता है
और दे आर वेरी यू नो डिसेंट पर्सनैलिटी आई कैन से। ओके। जैसे हमारी अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखें तो इमोशनल पर्सनैलिटी आई कैन से अमिताभ बच्चन सर। ओके। ही इज अ इमो पर्सन, ओके। वेरी इमो पर्सन, ठीक है। तो उनका कोई ड्रेसिंग सेंस का उनका पूरा ध्यान उनको अपने में रखना, एंड आप देखोगे वो पार्टीज में भी लाइक सबसे अलग बैठ रहे हैं, दे डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स, उनको खुद का स्पेस, दे लव इट। ओके। सेल्फ स्पेस दे ऑलवेज वांट। ये इमोशनल लोगों की पहचान है। सजेस्टिबल, ओके। इमोशनल सजेस्टिबल वी कॉल इट। ओके, ठीक है। ठीक है। द सेकंड ट्रेट इज, एंड ऑफ कोर्स इनकी प्रायोरिटीज होती है, इनका करियर देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। इमोशनल लोगों का। यस, Okay. इमोशनल सजेस्टिबल, ये अपना करियर किसी भी हाल में नहीं हिलने देते एट एनी कॉस्ट। ठीक। लेट्स टॉक अबाउट द अदर पर्सनालिटी व्हिच इज कॉल्ड फिजिकल सजेस्टिबल। लाइक मी, आई एम अ फिजिकल सजेस्टिबल। मीन्स हम लोगों का कंट्रोल हमारी बॉडी पे रहता है। हम लोग अपनी फिजिकल अपीयरेंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो देखोगे यू नो वेरी अटेंशन सीकर पीपल, लाइक पार्टीज में जा रहे हैं नो, जिसे हम बोलते हैं पार्टी की जान, इसीलिए हम बोलते हैं बिकॉज वेरी फिजिकल पर्सन, वेरी टॉकेटिव, सबसे बात करना, सबसे मिलना, सबके साथ घुलना मिलना, उनका प्रायोरिटी होता है उनका रिलेशनशिप। ओके। वो अपनी प्रायोरिटी नहीं लूज कर सकते। एंड उनका जो सबसे बड़ा फियर होता है आई थिंक वो है रिजेक्शन। कोई हमें इग्नोर ना कर दे पार्टी में, बस कोई हमसे बात करना छोड़ दे तो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। राइट। तुरंत सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन, एम आई नॉट क्या कमी रह गई मेरे में? करेक्ट। तो वी कॉल इट द फिजिकल सजेस्टिबल। नप्पू, मैं खुद की फेवरेट हूँ। yes yes and the third personality is intellectual. They are very intellectual person, they always want logic, give me the logic. Okay. You know, in some of the movie, like I don't know which movie. हाँ, परेशान जो सवाल पूछते रहते हैं, questions पे questions। So फिर तो बॉसेस की यही रहती होगी। क्योंकि 90% बॉस यही होता है, मुझे फैक्ट्स बताओ, फिर क्या हुआ क्या हुआ। करेक्ट। तो तभी जो मैनेजरियल लेवल पे होते हैं, देयर IQ इज वेरी हाई। राइट। वेरी हाई। अभी तो रिसेंटली लाइक ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में भी दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड अ साइकोलॉजिस्ट और यू नो समवन हु इज एक्सपर्ट इन द माइंड, कि वो असेस कर पाए कि भैया इस पोजीशन पे हम इसको भेज रहे हैं। अच्छा जी। करेक्ट। अब सिर्फ HR तक नहीं रही ये बात। करेक्ट, और आगे जा चुकी है। Great. तो ट्रेनिंग के लिए भी। एंड द फोर्थ वन इज जो 50-50, एंड आई एम नॉट सेइंग 100% कोई ईमो या 100% कोई फिजिकल हो भी नहीं सकता। सम ऑफ द अदर कभी कभी होता है, इट डिपेंड्स। 100% कोई भी फिजिकल सजेस्टिबल या ईमो सजेस्टिबल नहीं हो सकता। और जो फोर्थ पर्सनैलिटी वी कॉल इट लाइक 50-50, ऐसे लोगों को बैलेंस करने में बहुत डर लगता है बिकॉज वी डोंट नो हम उनके साथ कैसे बिहेव करें। कभी वो ईमो की तरह बिहेव करते हैं और वो कभी वो फिजिकल की तरह। सो वी कॉल इट। ऐसे लोग कितने होते हैं, कितने परसेंटेज है इनकी, ऐसे लोगों की जो 50-50 होते हैं, फिजिकल भी और इमोशनल भी? Yeah, I think 30-40. 30-40. Not more than 30 even, not even 40. ओके, ऐसे लोग कम ही हैं। कम ही है। ओके। मुझे कभी कभी लगता है मैं दोनों। ओके, मैंने कहा ट्रेड्स हम में हाँ। दोनों के होते हैं, बट अगेन 100% हम ईमो या 100% हम फिजिकल नहीं हो सकते। ओके। तो कौन से कपल ज्यादा सस्टेनेबल है जीवन में, कि यार ये इमो हो, ये इमोशनल हो, ये मतलब कैसे जो कपल हैं वो अच्छी चलती है इनकी गाड़ी, अगर इनके अंदर ये है और इनके अंदर ये है? मोहित, आई थिंक एक जब हम रिलेशनशिप देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा पार्टनर हमारा सबसे बड़ा मिरर होता है, जो कि हमारी डार्कनेस को दिखाता है। द मोमेंट वी सी आवर डार्कनेस, तो हमें लगता है नहीं भाई मैं ऐसा तो नहीं था, इस रिश्ते के बाद मैं ऐसा क्यों हो गया, अक्सर हम लोग बोलते हैं। तो हमारा पार्टनर हमारा, आई एम नॉट सेइंग कार्मिक, अगर ऑफ कोर्स वो कार्मिक भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्मा कोई भुगतने की चीज नहीं होती। कर्मा इज जस्ट जो हमने किया एक्शन, उसका हमें रिजल्ट दिखेगा, राइट, वी कॉल इट कर्मा। बट यस, कपल अगर एक ईमो हुआ, दूसरा फिजिकल हुआ, मोस्टली 90% ऐसे ही कपल होते हैं, और उनकी गाड़ी अगर उन्होंने एक दूसरे के ट्रेड्स को समझ लिया और अंडरस्टैंड एक दूसरे की प्रायोरिटीज को कर लिया, आई थिंक इज द ब्यूटीफुल, लाइक आई कैन से कॉम्बिनेशन, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, फिजिकल एंड इमोशनल। या और ये जो केसेस आ रहे हैं आजकल, कैसे लोगों के ज्यादा आ रहे हैं?
यार अगेन दो, लेकिन जो ईमो पर्सनैलिटी होती है वो जब तक कंट्रोल कर सकती है, जब तक अपने इमोशंस को मैनेज कर सकती है, वो खुद से करती है. बट फिजिकल इजीली हेल्प सीख करता है, लाइक फीमेल्स, मोस्टली फीमेल्स लाइक फिजिकल है, तो वो हेल्प करती है. इसीलिए थेरेपीज में देखोगे, साइकोलॉजी में देखोगे, मोस्टली फीमेल्स ये करियर परस्यू करती हैं बिकॉज इमोशनल होती हैं. अगेन इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, अब कहीं तो करना है ना, तो लेट्स डू दिस. ग्रेट. आप मेरे को बता रही थी कि हम इस दुनिया में जैसा बिहेव करते हैं ये हमारी पास्ट लाइफ पर भी डिपेंड करता है. कैसा है? Yes, can be possible, but again 100% not at all. ओके, But क्योंकि yes, कई सारे लोगों को मैंने सुना है कि यार हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मेरे को जाना है, देखना है मैं क्या था, शायद उसकी वजह से मैं आज ऐसा हूँ. तो ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास? हाँ, yes, absolutely yes. ओके. पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस हमारी करंट लाइफ पे होता है. मतलब ये हमेशा नहीं हो सकता, हमेशा कभी नहीं, कभी. ओके. एवरी टाइम ऑफ कोर्स नहीं. करंट में अगर आपने अपने ट्रिगर, सपोज आई विल गिव यू सम एग्जांपल. सो अगर कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जो करंट लाइफ में उसके कोई इश्यूज नहीं है, बट स्टिल उसको कोई ट्रिगर है, फोबिया मेजरली, डर है. फोबिया, राइट. देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन फियर एंड हाँ, फोबिया. बिल्कुल. फियर इट्स लाइक कि ठीक है, हो रहा है, करंट एकदम सिचुएशन है, बट फोबिया हमारा अक्सर पास्ट लाइफ से आता है, अक्सर कुछ ऐसा हुआ होता है जो इस Correct. लाइफ में भी चल रहा होता है. करेक्ट. तो अगर हमारे करंट लाइफ के इश्यूज पे हमने वर्क कर लिया, हमने डील कर लिया, बट स्टिल हमारे साथ कुछ है, तो डेफिनेटली हम लोग पास्ट लाइफ फाइल ओपन करते हैं. We Okay. as a hypnotherapist, we always do that. ओके ओके. तो कभी किसी की फाइल में कुछ ऐसा आया और उसको हेल्प हुई? एक केस बताओ ना प्लीज. So एक फीमेल है दिल्ली की. So she came to me कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है. ओके. And I said okay. And because again we as a hypnotherapist always work with the emotion. राइट. राइट, कि उसकी क्या प्रेमाइसेस है, उसका क्या इमोशन है. तो शी सेड कि आई फील हेल्पलेस, मुझे बहुत हेल्पलेसनेस होती है. आई सेड ओके. सो जो भी पर्टिकुलर इमोशन है हम लोग उसी पे काम कर सकते हैं. सो जो भी करंट थेरेपीज थी, मैंने उसके साथ सारी थेरेपीज की, बट उसका इशू कहीं ना कहीं वो ट्रिगर तो था. उसके पास्ट लाइफ से कुछ ना कनेक्शन था कुछ उसका. ना कुछ तो था. तो There isn't some फिर क्या हुआ? फिर connection. क्या हुआ? फिर जब आप उसे पास्ट लाइफ में लेके गए? फिर मैंने उसको एग्रेस, आई हाँ. सेड ओके, जस्ट गिव मी द परमिशन टू Okay. डू दिस थेरेपी, बिकॉज अगेन पास्ट लाइफ में हर कोई नहीं बिलीव करता. करता. सो आई राइट. सेड ओके, जस्ट गिव मी द परमिशन. शी सेड ओके. मैंने जब उसको रिग्रेस किया तो आई गॉट टू नो अबाउट इट कि उसने पिछली लाइफ में किसी को कर्स किया था और किसी को जज किया था कि ये देखिए दारू की दुकान खोलकर समथिंग लाइक दिस बैठा है, और उस बंदे की शॉप पर किसी ने कुछ वो करा, एक्शन लिया लीगली, और उसकी शॉप उस वजह से बंद हुई पड़ी. उसकी पूरी फैमिली हेल्पलेस हुई. और द मोमेंट जैसे ही वो पर्सन की डेथ हुई तो उसने बोला कि ऐसा भी एक टाइम आएगा जब तू बहुत हेल्पलेस फील करेगी और मैं तुझे दिखाऊंगा कि हेल्पलेसनेस क्या होती है. वेरी कर्स मोमेंट. तो वो व्यक्ति, वो पति था, उसका पति वो ही निकल. ओए होए भैया. सो वो इस लाइफ में उसका हस्बैंड था जिसने बोला था कि मैं देखूंगा तू हेल्पलेस होगी. सेम स्टोरी, शी इज हेल्पलेस और वो देख रही है कि वो उसका हस्बैंड है. एंड द मोमेंट आई रिग्रेस, इवन आई एम शॉक्ड, बिकॉज मेरा भी इनिशियल स्टेज ऑफ माई करियर वो सेशन आया, एंड आई गॉट इनसाइट कि हाउ इट इम्पैक्ट्स इन आवर करंट लाइफ एंड वी रियली डोंट नो. मतलब अगर आप इस लाइफ में किसी को कुछ भी बोल रहे हो तो ध्यान से बोलो, क्योंकि वो आगे भी आपको शायद देखना पड़ेगा. हमारे ट्रेनर्स हमेशा यही बोलते हैं कि कभी भी शुड, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. मैं नहीं बोलती भैया अगली लाइफ में आई डोंट नो मैं हूँ या नहीं हूँ, कहते आई एम देयर फॉर यू इफ यू नीड. बट अगेन आई आस्क शुड, आई डोंट बिलीव दिस थिंग, शुड एंड ऑलवेज. ठीक है. तो ये हर एक को करानी चाहिए या फिर इसकी ज़रूरत किन किन लोगों को होती है? वैसे आपने बता दिया कि लाइफ में किसी फोबिया से आप गुजर रहे हो
या कोई चीज़ कंटिन्यूसली हो ही जा रही है और इसका आंसर आपको नहीं मिल रहा हो, Correct. तभी आपको करानी चाहिए। Correct. जब क्लाइंट आपके पास आते हैं, दिन में बहुत सारे लोग आपसे मिलते होंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते होंगे, क्योंकि मुझे भी लाइफ में फील होता है कि अगर मैं किसी से बात कर लेता हूँ, अगर वो दुखी है और मैं सुन रहा हूँ कि भाई बता तेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे एक टाइम पर फील होने लगता है कि यार मैं भी उसी की एनर्जी में हो गया। तो आपके तो दिन में बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, फिर आप अपने आप को सही रखने के लिए क्या करते हो? Okay, good question again. So yes, हम लोगों पे बहुत इम्पैक्ट होता है, बट थेरेपिस्ट ऑलवेज अपने ऊपर काम करता है। हम भी अपनी क्लेंजिंग करते हैं, हमारी भी कुछ टेक्निक्स हैं जो हम अपने आप को क्लीन करते हैं और अपने आप को शील्ड करते हैं। ये क्लीन कैसे कर सकते हैं? ये कौन सा सैनिटाइजर मिल रहा है? ओके, सो क्लेंजिंग इज ऑल अबाउट, जब हम किसी से बात करते हैं, यू बिलीव लाइक एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? आज आप और मैं भी बात करें, वी आर डूइंग एनर्जी एक्सचेंज एक दूसरे के साथ, राइट? सो जो भी क्लाइंट होते हैं हमारे, जो भी इश्यूज आते हैं, सबसे पहले तो हम उनके साथ इंटरनली फील करके अपने आप को सबसे पहले ग्राउंड करते हैं। ओके। ग्राउंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू डील विद एनी सिचुएशन। यू नो, बेयरफुट आप वो कर सकते हैं, जस्ट फील द मदर अर्थ एनर्जी इनटू योर बॉडी एंड जस्ट रिलैक्स, ठीक है? एंड द सेकंड थिंग इज एनर्जी एक्सचेंज करना, लाइक जिस भी पर्सन के साथ आपको ट्रिगर है या जो भी पर्सन की बात आपको ऐसी लगी है कि यार कहीं ना कहीं मुझे इम्पैक्ट कर रही है, जस्ट इमेजिन अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू और इमेजिन योरसेल्फ एंड जस्ट डू द एनर्जी एक्सचेंज। आप अपनी सारी एनर्जी उसे, जो उसकी एनर्जी है वो उसको रिटर्न कर दो और अपनी सारी एनर्जी उससे रिटर्न ले लो इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन और यू फील इट। मतलब मैं कैसे सोचकर अपनी वाइब्रेशन उसको दे सकता हूँ कि अगर मेरे को अपनी नहीं, उसकी जो अननोइंगली आपने ली है। मुझे कैसे पहचान होगी कि कौन सी एनर्जी जा रही, कौन सी नहीं जा रही? सो आई विल टेल यू द प्रोसीजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लोज योर आइज। सबसे पहले इमेजिन अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? एंड फील अ सेफ स्पेस, खुद के लिए इंटरनली फील करो कि ये मेरा सेफ स्पेस है, मैं यहाँ पे अच्छा फील कर रहा हूँ, एंड जस्ट बी इन दैट मोमेंट, ठीक है? एंड इमेजिन अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट आस्क फॉर द एनर्जी एक्सचेंज कि यार दिस इज माई पर्सनल स्पेस, मैंने अननोइंगली आपसे जो भी एनर्जी ली है, ठीक है, मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ, पहले रिटर्न करो, ठीक है? वो रिटर्न होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइक वाइब्रेशन, बलून, in any form, solid, liquid, whatever it is, just and you feel like very light in your body, ठीक है? एंड अगेन आप उससे वापस बोलो कि अननोइंगली जो भी मैंने आपको अपनी एनर्जी दी है, प्लीज मुझे मेरी एनर्जी रिटर्न कर दो। सेम होगी, एंड जस्ट थैंक यू फॉर कमिंग, उसको बोल के, एंड देन you may very slowly open your eyes. सारा खेल इमेजिनेशन का है। इमेजिनेशन में इतनी पावर है कि हम उसमें भी वो चीजें कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, हम अपने सबकॉन्शियस को अगेन कमांड दे रहे हैं, जो कि 6000 मोर टाइम पावरफुल है कि यू कैन डू दैट। ओके, तो ये लाइफ में सबको क्लींजिंग करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आप दिन में किन किन लोगों से मिलते हो, किन किन लोगों की बातें सुनते हो। एंड वन मोर थिंग, इमेजिन अ व्हाइट लाइट फ्रॉम द यूनिवर्स एंड जस्ट शील्ड इट, कि उस व्हाइट लाइट को मैं एकदम शील्ड फील कर रहा हूँ, एंड आई एम प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स। ओके, और वो होगा? होगा, एब्सोल्युटली होगा। ग्रेट। अगर अगेन व्हेन यू बिलीव दिस, ओके, सारा खेल ही बिलीव का है, तभी हम इंटेलेक्चुअल पर्सन को लॉजिक दे के समझाते कि सी दिस इज हाउ माइंड वर्क। थैंक यू सो मच यार कि आपने जाते जाते एक ऐसा तरीका बता दिया कि रोज शाम को सबको करना चाहिए। इमेजिन करना चाहिए कि भैया जिसके साथ आपने वो नेगेटिव एनर्जी ले ली है, तो भाई तू अपनी ले ले, जो मैंने तेरे को दी है तू मुझे मेरी दे दे। क्योंकि शाम को हर व्यक्ति अपने आप को भारी भारी समझता है। कई लोग बोलते हैं कि यार मंडे को जाने का मेरा मन नहीं है, तो क्लींजिंग कर लीजिए, मंडे एनर्जी के साथ जाओगे। तो अगला सेशन हमारा जल्दी आएगा, जो कि होगा मेल्स पर, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ होती हैं जो शेयर नहीं करते हैं, बट वो हम शेयर करेंगे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए।